अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मकबूजा कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल संगीन हो रही है। कर्फ्यू को 25 दिन हो गए हैं और वादी का दुनिया से राबता मुनक़ता है। कश्मीरी अपने घरों में महसूर हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है। मुतनाज़े पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर मकबूजा वादी में हुर्रियत क़यादत, मुंतखब नुमाइंदों समेत हज़ारों अफराद को कैद किया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर मुनीर खान ने 14 अगस्त को कहा कि यहाँ कोई ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ कुछ लोग पैलेट गन से ज़ख्मी हुए जिनको इलाज के बाद वापस भेज दिया गया। लेकिन मकबूजा कश्मीर के सिर्फ एक अस्पताल के डॉक्टर का कहना था कि वो आंखों में छर्रे लगने से ज़ख्मी होने वाले दर्जनों अफराद का इलाज कर चुके हैं। CNN को श्रीनगर के एक शहरी ने बताया कि वो करीबी बेकरी से डबल रोटी लेने जा रहा था, वहाँ मुजाहरा भी हो रहा था। इस दौरान उसने आवाज़ सुनी और उसके बाद उसकी बाएं आंख से खून बहना शुरू हो गया। वो नीचे गिर गया और तकलीफ से रोने लगा। उसे डॉक्टर ने कहा कि उसकी बाएं आंख पैलेट गन से मुतासिर हुई है, बिनाई की वापसी के इम्कानात कम हैं, यानी उसकी बिनाई चली जा सकती है। CNN को दो मकामी एहलकारों ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय हुकूमत 5 अगस्त के फैसले के बाद से सियासी रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों समेत वकला, समाजी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात और तलबा की गिरफ्तारियां कर रही है। एक और अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग में छपने वाले आर्टिकल के मुताबिक भारत कश्मीर में अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। मकबूजा वादी की सूरत हाल मोदी के कश्मीर में सब अच्छा है के दावे की नफी कर रही है। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट ने कश्मीर का भूत के उन्वान से एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट में भारत के वो जुल्म बयान किए गए हैं जो कश्मीरियों पर किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मुजाहिरों में जो अफराद शहीद हो जाते हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी करने में भी भारतीय फौज रुकावट डाल रही है। मुजाहिरों के दौरान शहीद और जख्मी अफराद की मालूमात जाहिर न करने के लिए डॉक्टरों पर दबाव डाला जा रहा है। कश्मीर की सूरत हाल पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया गया है कि वादी के हालात भारतीय हुक्काम के दावों के बरक्स हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ही के मुताबिक ताजिर, इंसानी हुकूक के रहनुमाओं, मुंतखब नुमाइंदे, असातिज़ा और तलबा समेत 2000 के करीब कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ आलमी मीडिया मकबूजा कश्मीर के मसाइल की निशानदेही कर रहा है, वहीं भारत में मीडिया को सच की निशानदेही में मुश्किलात का सामना है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रवां हफ्ते प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और कश्मीर में मीडिया पर आयद पाबंदियों के हुकूमती फैसले की हिमायत की थी और मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से मीडिया पर काबिल जवाज़ पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। यानी ऐसा इदारा जिसने मीडिया को रेगुलेट करना है वो मीडिया पर आयद पाबंदियों के हुकूमती फैसले की हिमायत कर रहा है। मगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले पर भारत के बड़े सहाफ़ती इदारों और तंजीमों ने तनकीद की और भारतीय अखबार द हिंदू ने इस हवाले से इदारिया लिखा जिसका उन्वान था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कश्मीर पर आयद पाबंदियों की हिमायत करने पर गलत साइड पर खड़ा है। द हिंदू ने अपने इदारिये में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मीडिया और कम्युनिकेशन पर आयद पाबंदियों की हिमायत करना उसका मैंडेट और मकसद नहीं। अगर प्रेस काउंसिल ने अनुराधा की दरख्वास्त में मुदाखलत करनी ही थी तो वो मुदाखलत दरख्वास्त गुजार के हक में होनी चाहिए थी, मगर इसके बजाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कौमी सालमियत के नाम पर आयद पाबंदियों का जवाज़ तराशा। ये ख्याल कि एक आज़ाद मुआशरा और आज़ाद मीडिया किसी कौमी साख और सालमियत के लिए ख़तरा है, वो आमरीत के लिए एक जवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं है। और इस जवाज़ का एक खुद मुख्तार इदारे की तरफ से आना हैरान कुन है जिसका मैंडेट प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव मीडिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। द हिंदू ने अपने इदारे में लिखा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अपने इक़दाम का जवाज़ ये देता है कि एक जमहूरी मुआशरे में मीडिया को, प्रेस को जहां आज़ाद होना चाहिए वहीं उसको ज़िम्मेदार भी होना चाहिए। तो द हिंदू ने इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि बिल्कुल आज़ादी इजहार राय किसी भी दूसरी आज़ादी की तरह माकूल पाबंदियों से मशरूत है, लेकिन इस मामले में बुनियादी लफ्ज़ माकूल है। जहां उसूलों को तोड़ा जाता है और आज़ादी को अपने गैर पेशा वराना कंडक्ट की वजह से नुकसान पहुंचाया जाता है, वहां कोई ऐसा रास्ता मौजूद होना चाहिए जहां इस मामले को चेक और कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हुकूमत और सरकारी हुकाम की तरफ से कंट्रोल करना इस आज़ादी के लिए तबाह कुन हो सकता है।
भारत इस वक्त सहाफती उसूलों की बेकदरी के एक परेशान कुन दौर से गुजर रहा है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां कभी इतनी अहम नहीं थी जितनी आज हैं। रियासत की तरफ से अक्सर मीडिया से मुतालबा किया जाता है कि वो बामुश्किल वजाहत करदा कौमी मफाद को सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग पर तरजीह दे। रोजनामा द हिंदू ने लिखा कि किसी जमहूरियत में प्रोफेशनल मीडिया को सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग को ऐसे देखना चाहिए कि वो ही कौमी मफाद है। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने मैंडेट में रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि उसे हुकूमत वक्त की गुलामी करना चाहिए। द हिंदू अपने एडिटोरियल में इस वक्त हिंदुस्तान में जो मीडिया को रेगुलेट करने वाला इदारा है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसे कह रहा है कि उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की गुलामी करना नहीं है और ये उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने मैंडेट के तहत किरदार अदा करना चाहिए। यानी द हिंदू के एडिटोरियल के मुताबिक सच्चाई बताना ही कौमी मुफाद होता है, सच्चाई छुपाना कौमी मुफाद नहीं होता है। कौमी मुफाद के नाम पर सच को दबाना कौम का नुकसान करता है। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों पर मीडिया अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, मीडिया की आज़ादी पर सवालात उठाए जा रहे हैं और द हिंदू ने एक बहुत ही तफसीली इस पर एडिटोरियल लिखा है और तनकीद की है। देखते हैं कि भारतीय हुकूमत पर इसका फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। खुद जो रेगुलेट करने वाले इदारे हैं वही हुकूमत के साथ मिल गए हैं। हुकूमत मीडिया पर पाबंदियाँ लगा रही है, सच नहीं बताने दे रही है, ये कहकर के वो कौमी मुफाद में नहीं है। और द हिंदू का एडिटोरियल कह रहा है कि सच ही कौमी मुफाद होता है, सच को दबाना कौम का नुकसान करता है, शॉर्ट टर्म में नुकसान करता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, मतलब बात करते हैं। बैनुल-अक़वामी अखबार और तज्ज़ियाकार एक और ख़ित्ते में जंग के ख़तरात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसराइल माजी में ईरानी तनसीबात को निशाना बनाता रहा है, मगर अब पहली बार इसराइल ने ये तस्लीम किया है, कार्रवाई की है और फिर कार्रवाई करके तस्लीम किया है कि उसने शाम में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप को टारगेट किया है, जिसके बाद ईरानी फोर्सेस ने खबरदार किया है कि वो जवाब देंगे। बात सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं है, और भी बहुत से ममालिक का मफाद इस तनाज़े से जुड़ा हुआ है, उनकी सरहदें इस तनाज़े से जुड़ी हुई हैं, उनकी सरहदों के अंदर कार्रवाई इस तनाज़े से जुड़ी हुई है। इसराइल का दावा है कि ईरान ने कई ममालिक में अपना नेटवर्क बना लिया है। यमन में वो हौसी बागियों की हिमायत कर रहा है, इराक में ईरान की हामी मुसल्ह मिलिशिया मौजूद है, जबकि शाम में हुकूमती फ़ौज ही ईरान के ज़ेरे असर है। वहाँ ईरानी ग्रुप, कुद्स फोर्स और हिजबुल्ला भी फ़ाल है। इसके अलावा लबनान में हिजबुल्ला पहले ही ईरान की हिमायत से सरगर्म है। साथ ही फ़लस्तीन में ईरान के हामी ग्रुप भी काम कर रहे हैं। यानी इसराइल ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ईरान ने उसके पड़ोसी ममालिक में अपना नेटवर्क बना लिया है और बनाकर मजबूत कर लिया है और अब वहाँ ग्रुपों को मुसल्ला कर रहा है। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान से इराक और फिर वहाँ से शाम और फिर शाम से लबनान असलहे की मुंतकली हो रही है। इसराइल का दावा है कि ईरान ने मिसाइल समेत जदीद असलहा शाम पहुंचा दिया है और शाम की सरहद के करीब ईरान के हामी ग्रुप्स इसराइल पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। ये इसराइल इल्ज़ाम लगा रहा है। इसके अलावा इसराइल को ये भी डर है कि उसके पड़ोसी ममालिक और पड़ोसी मुल्क लबनान में हिजबुल्ला भी कोई कार्रवाई कर सकती है, इसलिए इसराइल को वहाँ से भी खतरा है। इस सूरत हाल में 4 दिन पहले 18 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेज ने 3 ममालिक यानी शाम, लबनान और इराक में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाम में होने वाले हमले में ईरान के तरबियत याफ्ता फौजी मारे गए। लबनान में इसराइली ड्रोन ने हिजबुल्ला के दफ्तर को निशाना बनाया। बाद में लबनानी फोर्सेज ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जबकि इराक में भी ईरान के हामी कमांडर को मारने का दावा किया गया है। ये इराक में इसराइल की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले गुज़िश्ता माह 19 जुलाई को भी इराक में एक कार्रवाई हुई थी और ये कार्रवाई भी इसराइल ने ही की थी, मगर इस कार्रवाई को तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा दीगर कुछ कार्रवाइयाँ इसराइल से जोड़ी गईं, मगर इसराइल ने उन्हें भी तस्लीम नहीं किया था, मगर अब पहली बार तस्लीम किया है। शाम में होने वाली कार्रवाई इस लिहाज से भी अहम है कि 2011 में शाम में खाना जंगी शुरू होने के बाद से इसराइल ने शाम पर सैकड़ों हमले किए। सिर्फ 2017 से अब तक 200 से ज़ायद हमले किए गए ताकि ईरान को शाम में कदम जमाने से रोका जा सके, जो कि इसराइल का दावा था। मगर इसराइल ने कभी इन कार्रवाइयों को तस्लीम नहीं किया था, बल्कि उनसे इनकार करता रहा था। मगर हफ्ते को होने वाली कार्रवाई को इसराइली हुक्काम ने तस्लीम किया और दावा किया
कि ईरान इसराइल के खिलाफ तबाहकुन हमला करने वाला था, इसलिए इस हमले से पहले ही इसराइल ने कार्रवाई करके इस हमले को नाकाम बना दिया। इसराइल के फौजी तर्जुमान ने बयान जारी किया कि दमिश्क के जनूब मशरिक में ईरान की कुद्स फोर्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अगर कोई आपको मारने आ रहा हो तो आप जल्दी से उसे मार दें। हमें इतला मिली थी कि ईरान की फोर्स के एहलकार शाम के सरहदी इलाके में इसराइलियों पर हमला करने वाले हैं। हमने बड़ा फैसला किया, हमला करने से पहले ही उन्हें निशाना बना दिया। जवाब में ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी ने कहा कि ये इसराइली हुकूमत की आखिरी कोशिश साबित होगी। अमेरिका ने शाम में इसराइली हमले की हिमायत की है और कहा है कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। यानी जो इसराइली वज़ीर आज़म ने अपना बयान दिया कि हमने सेल्फ डिफेंस में किया, हम पर हमला होने वाला था, अमेरिका ने उसको दुरुस्त मानते हुए ये कह दिया कि सेल्फ डिफेंस का इसराइल को हक हासिल है। इसके अलावा इसराइली हमले पर लेबनानी हुकूमत का सख्त रद्द अमल सामने आया है। साथ ही हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने भी कहा है कि इसराइल शाम और लेबनान में उनकी नकलो हरकत को निशाना बना रहा है, जिसका बदला लिया जाएगा। इसके रद्द अमल में इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह का बयान सुना है, हम जानते हैं कि इसराइल का दिफा कैसे करना है। इसराइल का दावा है कि वो 2017 से हिजबुल्लाह को मिसाइल बनाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, दबाव बढ़ाता रहा है। गुज़िश्ता साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कुछ फ़िज़ाई तस्वीरें भी दिखाई थीं और दावा किया था कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने मिसाइल की तैयारी के लिए 3 फैक्ट्रियाँ कायम की हुई हैं। इसराइल ये इल्ज़ामात लगाता रहा मगर कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसराइल ने लेबनान में भी कार्रवाई कर दी है, जिसके बाद खित्ते में सख्त कशीदगी है और तनाव बढ़ रहा है। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक अभी ईरान और इसराइल के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जंग नहीं हो रही, मगर कोई भी छोटा हमला बड़ी फौजी कार्रवाई में तब्दील हो सकता है। यानी खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि यह जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, मज़ीद ममालिक भी उसकी लपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इराक में होने वाले हमले को सऊदी हुक्काम की हिमायत हासिल थी। इस हमले को शाम के इस इलाके से लॉन्च किया गया जहां अमेरिका के हामी कुर्द बागियों का कब्जा है। सबसे अहम बात यह है कि ईरानी मीडिया का दावा है कि बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हमले की हिमायत की है और उन्होंने ट्वीट किया है कि ईरान ने अपनी फ़ौज, लेबनानी जमात, इराकी मिलिशिया, यमन के हौसियों और दीगर के ज़रिए हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। इसलिए जिसने भी असलहे की सप्लाई को निशाना बनाया है उसे कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता। ये तो सेल्फ डिफेंस है। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के इस बयान की इराक की वज़ारत ख़ारजा ने मजम्मत की और कहा कि इसराइल ने जिस यूनिट को निशाना बनाया उसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी बहुत मदद की। बहरीन के हवाले से ईरानी मीडिया का कहना है कि उसके इसराइल के साथ खुफिया राब्ते हैं और बहरीन ने इस हमले में इसराइल की मदद की थी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता माह इसराइल और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा की अमेरिका में एक मुलाकात हुई थी। मामला अहम है जिसके खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि 19 जुलाई को होने वाले इसराइली हमले में इराक में ईरानी काफ़िले को निशाना बनाया गया था, जो मुबैना तौर पर जदीद हथियार शाम पहुंचा रहा था। ये इल्ज़ाम है। ये इसराइल की इराक में 1981 के बाद पहली फ़िज़ाई कार्रवाई है। इसराइल ने 1981 में बगदाद के करीब फ़िज़ाई कार्रवाई करके इराकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया था। 7 जून 81 को इसराइली तैयारों ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से 17 किलोमीटर दूर एक ज़ेरे तामीर इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में 10 इराकी फ़ौजी और एक फ्रांसीसी शहरी मारा गया था। अमेरिका ने इस हमले की मजम्मत की थी और फिर उसने इसराइल पर F-16 तैयारे की फराहमी भी रोक दी थी। इब्तिदा में इसराइली हुकाम ने यह तय किया था कि वो इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे, मगर इसराइल में इंतखाबात होने वाले थे, इसलिए इसराइली हुकूमत ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि उसने इराक की जानिब से एटमी हथियार बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया था। 1981 में जब इसराइल ने इराक की तनसीबात पर हमला किया था तो उस वक्त इसराइल में इंतखाबात करीब थे। अब इसराइल ने इराक में कार्रवाई की है तो भी इसराइल में आइंदा माह दोबारा से इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है। इसलिए तासुर भी है कि वो खुद पर लगे इल्ज़ामात से तवज्जो हटाने के लिए ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों का सहारा ले रहे हैं। आम बात यह है कि 1981 में इराकी तनसीबात पर इसराइली हमले से 1 साल पहले इराक और ईरान जंग के आखिर में 30 सितंबर 1980 को ईरान ने भी इराक पर हमला किया था और उसी मकाम को निशाना बनाया था और उस वक्त दावा किया गया था कि ईरान ने इराक के एटमी प्लांट को तबाह कर दिया है। फिर 1 साल बाद इसराइल ने अचानक इराक पर हमला कर दिया और अब तकरीबन 38 साल बाद एक बार फिर से इसराइल ने इराक में कोई कार्रवाई की है, मगर इस बार ईरान इराक के साथ है। अमरीकी तज्ज़ियाकार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये कशीदगी जंग की तरफ बढ़ सकती है। मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली नई सूरत हाल पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सियासत पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी से। कामरान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। कामरान बुखारी साहब, ज़ाहिर है
ایران میں نہیں مگر دوسرے ممالک میں کارروائی ہو رہی ہے یہ کہہ کے کہ ایران اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ اب مغربی میڈیا میں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی طرف بھی بات بڑھ سکتی ہے، کوئی جھڑپ چھڑ سکتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان اس طرح ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایران بہت دور ہے اسرائیل سے، کو 1200 میل کا فاصلہ ہے۔ تو اس میں باضابطہ طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کنونشنل وار ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہے لبنان، شام اور عراق کے اندر جو ہے وہ کارروائی اور جوابی کارروائی وہ ایسکلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو جنگ کہنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک کنونشنل تصور ہے جنگ کا، وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ فاصلہ بہت دور ہے اور دونوں ملکوں کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کی جو ہے جنگ لڑ سکیں۔ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ ایئر سٹرائک کیپیبلٹی کے لیے اس کو مڈ ایئر ریفیولنگ کی ضرورت ہوگی، جو کہ ایک تو جو عرب ممالک ہیں ان کو اجازت دینی پڑے گی اپنی ایئر سپیس کے اوپر، دوسرا ان کو امریکہ کی مدد کی ضرورت ہوگی ایئر ریفیولنگ کے لیے۔ اسی طریقے سے ایران جو ہے اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اور ملیشیا نیٹ ورک تو پھیلا ہوا ہے پورے خطے کے اندر، لیکن کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی نہیں ہے۔ ہاں جو ہے ان کی کچھ میسائل کی کیپیبلٹی ہے اور وہ بھی انٹیسٹڈ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ہونا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کارروائی، جوابی کارروائی اور اس طرح کی جو ہے چیز ہو سکتی ہے، اور کوئی کسی اور تھیٹر میں جنگ چھڑ سکتی ہے، جیسے غزہ ہو گیا یا لبنان ہو گیا، یا پھر یہ ہے کہ سیریا کے اندر۔ ساتھ بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ وہ اپنی ظاہر موقف بدلتے بھی رہتے ہیں، کبھی بہت سخت ہو جاتا ہے، کبھی نرم۔ اب پھر کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لوگ بڑے زبردست ہیں، لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، نیوکلیر ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ وہ مکس سگنلز دیتے رہتے ہیں۔ اب اس حملے کی بھی انہوں نے حمایت کی ہے امریکہ نے، کسی سیلف ڈیفنس میں کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہیں سے امریکہ برف پگھلا سکتا ہے، یا امریکہ نہیں ہے اس پوزیشن میں جو ان کی بڑی اسرائیل کے لیے سپورٹ ہے، یا ایران کے حوالے سے پوزیشن ہے؟ دیکھیں، جو صدر ٹرمپ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی جنگ ہو، کیونکہ انہوں نے یہ کیمپیننگ کی تھی کہ بھائی میں جنگوں سے امریکہ کو نجات دلانے کے لیے آیا ہوں، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس چیز پہ جو رضامند کیا ہے، اور ان کا جو ووٹر ہے وہ امریکہ کو دوبارہ جنگ میں دھکیلنا نہیں چاہتا۔ تو اس وجہ سے صدر ٹرمپ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، اسی وجہ سے بیانات دیتے ہیں کہ دیکھیں میں صدر روحانی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی جو ہے نا بیان بھی آیا امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم خامنئی کے ساتھ بھی بات کرنا چاہیں گے، جو رہبر ہیں ایران کے۔ تو یہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے، لیکن جہاں یہ بات بھی درست ہے کہ امریکہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، تو اسرائیل کی لاجک جو ہے وہ بھی اس کو اپنا افیکٹ کرتی ہے امریکی پالیسی کو، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کی اسٹریٹجک جو انسرکلمنٹ ہے اس وقت، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایران اس وقت جو ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ 3-4 جو ممالک ہیں ان میں بیسڈ ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، غزہ کے اندر بھی ان کے حمایتی ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے میزائل داغے میں، اوپر سے یمن کے اندر بھی ان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت اور کیپیبلٹی بڑھ رہی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ اسٹریٹجک انسرکلمنٹ نہیں چاہتا، اور اسی وجہ سے یہ وقتاً فوقتاً ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس ڈریون جو ہے سٹرائکس کرتا ہے، تاکہ وہ جو تنصیبات ایران اور اس کے جو حلیف ملیشیا گروپس ہیں وہ تیار کر رہے ہیں ان کو آف بیلنس رکھا جائے، ان کی قوت کو بڑھنے سے روکا جائے۔ اسرائیل کا یاد رہے کہ آلریڈی ان کے پاس لبنان کا ماڈل ہے، جہاں پر حزب اللہ جو ہے اس کو بہت زیادہ طاقت ملی ہے۔ وہ وہاں پر نہ صرف ایک عسکری قوت ہے بلکہ سیاسی قوت بھی ہے قومی سطح کے اوپر۔ تو اس قسم کی دوبارہ ری پلے نہیں چاہتا اسرائیل، تو اس وجہ سے کارروائی کرتا ہے، اور پھر امریکہ کی پالیسی، مجموعی پالیسی جو ایران کو لے کر ہے، اس کے اوپر پھر اثر پڑتا ہے۔ بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، اپنے تفصیلی حوالے سے تجزیہ دے رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ایک اور اہم خبر ہے، پاکستان کے لیے ایک مسئلہ وہ پاکستان کے اندر بنتا نظر آ رہا ہے، بار اور بینچ کے درمیان مسئلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ ذرا تفصیل سے بات کریں گے اس کے بعد۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق صدارتی ریفرنس کو لے کر سپریم کورٹ میں مسلسل درخواستیں دائر ہو رہی ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سینئر وکلا اور وکلا تنظیموں کی طرف سے اب تک صدارتی ریفرنس کے خلاف
6 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। इस हवाले से जो नई दरख्वास्त दायर की गई है वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सीनियर वकील रशीद रिजवी ने दायर की है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ शिकायत और मालूमात गैर कानूनी निगरानी का नतीजा हो सकती हैं और आला अदलिया के जजिस की इस तरह निगरानी की इजाज़त देना जजिस को ब्लैकमेल करने के लिए लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। यानी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को लेकर बार्स में अब यह बहस शुरू हो गई है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन पहले जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपनी दूसरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस के खिलाफ दीगर ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों समेत मेरी पहली आईनी दरख्वास्त को ऐसे फुल कोर्ट के सामने रखे जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहल जजेस पर मुश्तमिल हो। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ रेफरेंस है। इसकी नज़ीर हमें इफ्तिखार चौधरी के केस में मिलती है। जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि मेरी इस दरख्वास्त में जो मामलात उठाए गए हैं उन्हें भी फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। वाज़ेह रहे कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने जो दरख्वास्त दायर की थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हालिया फैसले के खिलाफ थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ सदर को खत लिखने का रेफरेंस मुस्तरद किया था, मगर फिर भी दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फैसले को भी चैलेंज कर दिया। जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरे खिलाफ सदर को खत लिखने का रेफरेंस जो मुस्तरद किया गया वो एक ऐसी जीत है जिसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि इस फैसले में मुझे सुने बगैर कम वक़्त किया गया, मेरी सरजनिश की गई। जस्टिस फाइज़ ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल के फैसले को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाया किया गया। मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहली मर्तबा था जब काउंसिल की तरफ से जज के खिलाफ कोई शिकायत मुस्तरद करने के बावजूद भी उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाया किया गया हो। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने फैसले में करार दिया कि वहीद भट्ट अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम हुए और उनकी शिकायत को मुस्तरद करने के लिए ये बात खुद काफ़ी थी। अगर मामला यहाँ ख़त्म हो जाता तो मैं मुतासिर नहीं होता, मगर जो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लिखा उसमें काउंसिल के सरबरा और मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस आगे चले गए। उन्होंने मेरे खिलाफ तहकीर आमेज रिमार्क्स दिए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल ने सदर को खत लिखने के रेफरेंस पर फैसले में सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक भी राय दी है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। काउंसिल को फैसला चीफ जस्टिस ने खुद काउंसिल का फैसला तहरीर किया था, जिसमें मेरी तरफ से सदर को लिखे गए खत का जिक्र भी किया गया और इसमें वज़ीर आज़म से हमदर्दी भी की गई और मेरी सरजनिश की गई। काउंसिल ने अपने फैसले में लिखा कि इन खतूत के ज़रिए वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान को घसीटना एक अच्छा अमल नहीं, मगर फैसले में इस हकीकत को नज़रअंदाज किया गया कि ये वज़ीर आज़म ही थे जिनके मशवरे पर सदारती रेफरेंस मेरे खिलाफ दायर किया गया। मैंने वज़ीर आज़म की इस बदनीयती को पहले ही जाहिर कर दिया था, जिन्होंने सदारती रेफरेंस की शिकायत से पहले ही प्रॉक्सी शिकायत गुजार डोगर के जरिए मेरे खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया था। ये मैं नहीं बल्कि वज़ीर आज़म थे जिन्होंने मुझे और मेरे ख़ानदान को घसीटा। मेरी अहलिया और मेरे बच्चों की गैर कानूनी तौर पर निगरानी की गई, उनके ज़ाती डेटा और खुफिया रिकॉर्ड की तफ्तीश की गई। इन मालूमात को लेकर मेरे खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले में वज़ीर आज़म और उनकी टीम की तरफ से किए जाने वाले गलत कामों को नज़रअंदाज किया गया और अपनी तमाम हमदर्दी वज़ीर आज़म के लिए जाहिर की गई। जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला जो चीफ जस्टिस ने तहरीर किया उस पर मेरी जहनी हालत पर भी अपनी राय दी गई। उन्होंने मुझे बेइज्जत किया और सख्त तरीन तरीक़े से मेरी तहक़ीर की। इसकी वजह ढूंढने के ख्याल पर यह बात मेरे जहन में आई कि चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा मुझसे एक ऐसे केस पर बात की जिसकी मैं समाअत कर रहा था। ये बात रेफरेंस के दायर होने से तकरीबन 9 महीने पहले की है, जब चीफ जस्टिस ने मुझे सुप्रीम कोर्ट की पुश्त पर चहलकदमी के ट्रैक पर बुलाया और अपने साथ चलने का कहा, मगर इस दौरान जो बात हुई उसकी हसासियत को मद्देनज़र रखकर मैं ये मामला चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इन कैमरा जाहिर करना चाहूँगा ताकि उन्हें तरदीद करने का मौका मिले। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस की नाराज़गी की दूसरी वजह मेरी तरफ से उनसे की गई मुलाकात को जाहिर करना हो सकती है। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने मुझसे ये मुलाकात जाहिर ना करने के लिए नहीं कहा था। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने काउंसिल के मेंबर्स को मुझसे होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक बताया और कहा गया कि मेरी उनसे सिर्फ एक मुलाकात हुई है।
हकीकत में मेरी चीफ जस्टिस से रेफरेंस से मुतालिक 2 मुलाकातें हुई थी। पहली मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ने मुझे इंटरकॉम के जरिए बुलाया और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे खिलाफ शिकायत दायर हो चुकी है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अपनी टेबल पर पड़े 2 लिफाफों में से दस्तावेजात निकाली और मुझे फराहम की। मैंने इन दस्तावेजात को देखा और झूठे इल्जामात को पढ़कर मैं हैरान हुआ, जिसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने इन तीनों जायदादों को तस्लीम किया जो मेरी अहलिया और बच्चों की मिल्कियत थी। मैंने चीफ जस्टिस से कहा कि मुझे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी अहलिया और बच्चों की जायदादों को क्यों जाहिर करना चाहिए था। मैंने टैक्स ऑर्डिनेंस की ये शिक जोर से पढ़ी कि ये जायदादें उस वक्त जाहिर करना ज़रूरी हैं जब कमिश्नर की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया हो। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद इस शिक का जायज़ा लिया और ये भी देखा कि मुझे कमिश्नर की तरफ से कोई नोटिस मौसूल हुआ है या नहीं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मुझसे सवाल किया कि क्या सदारती रेफरेंस बिना समात के मुस्तरद किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 205 को भी देखा और पूछा कि क्या सदारती रेफरेंस दूसरी शिकायतों की तरह है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि मैं ये शिकायत पढ़ूं। जिसके बाद वो दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आए और फिर मैंने उन्हें मुखातिब किया कि सर, आपको और काउंसिल के 2 दीगर जजेस को अपने आप को मुतमईन करना चाहिए। अगर आप लोगों को इस हवाले से मेरी साख पर शक है, मुझसे आप कोई भी सवाल पूछ लें। मैंने चीफ जस्टिस से कहा कि आपके एतमाद के बगैर मैं जज नहीं रहना चाहता। अगर आपको मेरी साख पर शक है तो मैं अपने इस्तीफे के लिए आपको ब्लैंक चेक देता हूं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि ये मुझ पर नहीं है कि मैं आपसे इस्तीफे का मुतालबा करूं। इस मुलाकात के दौरान मैंने दो बार चीफ जस्टिस से रेफरेंस की कॉपी की दरख्वास्त की जो मंजूर नहीं हुई। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा कि ये पहली मुलाकात खुशगवार थी और जैसे ही मैं मुलाकात के बाद बाहर जाने वाला था तो चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा कि ये मुलाकात ऑफ दी रिकॉर्ड थी, यानी कि इसका जिक्र ना किया जाए। मैंने चीफ जस्टिस की मुलाकात को जाहिर ना करने की ख्वाहिश का एहतराम किया, मगर चीफ जस्टिस ने खुद काउंसिल के दीगर मेंबरान से और अपने तहरीरी फैसले में ये मुलाकात जाहिर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो दूसरी मुलाकात थी जिसका जिक्र मैंने अपने उबूरी जवाब में किया था। पहली मुलाकात में मैंने सदर को खत लिखने से मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। पहली मुलाकात के दौरान अवाम को सदारती शिकायत का इल्म नहीं था, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से ये बातें जाहिर की गई, मेरी और मेरे ख़ानदान की किरदार कशी की गई, तब मैंने इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए रेफरेंस की कॉपी फराहम करने का मुतालबा किया। इसलिए चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात हुई, मगर चीफ जस्टिस ने जब कॉपी फराहम नहीं की तो मैंने सदर को खत लिखने से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह किया। मैंने पहली मुलाकात को खुफिया रखकर चीफ जस्टिस की ख्वाहिश का एहतराम किया, लेकिन दूसरी मुलाकात से मुतालिक चीफ जस्टिस ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उसे ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने मुझसे मुलाकातों और बातचीत को प्राइवेट करार दिया था, लेकिन इंतहाई एहतराम के साथ जब एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस को एक जज के खिलाफ शिकायत भेजता है और चीफ जस्टिस काम के दौरानिए में इस मामले पर मुतालिका जज से अपने चैम्बर में बात करते हैं तो ये मामला प्राइवेट नहीं रहता। इस मामले का वाज़ेह ताल्लुक अदलिया से है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है और प्राइवेसी का ताल्लुक दरख्वास्त गुजार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से है। इंतहाई एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की तरफ से इस बात पर नाराज़ी नाकाबिले फ़हम है, जबकि पहली मुलाकात खुद उन्होंने जाहिर की। इस हकीकत के बावजूद ये मैं नहीं बल्कि चीफ जस्टिस थे जो इस मुलाकात को ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहते थे। जैसे काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काउंसिल का फैसला जो चीफ जस्टिस ने तहरीर किया, इसमें पहली मुलाकात से मुताल्लिक ये कहा गया कि मैंने नोट्स लेने के लिए उनसे पेपर और पेंसिल मांगा और उन्होंने फराहम भी किया। इंतहाई एहतराम के साथ चीफ जस्टिस ने शायद मुझसे की गई मुलाकात को ऐसी मुलाकात से कन्फ्यूज़ कर दिया जो उन्होंने शायद किसी और से की हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया की आज़ादी को जिसे आइन में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है उसे एक एग्जीक्यूटिव ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए तबाह कर दिया। मैं कानून के मुताबिक किसी भी रेफरेंस का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे, मेरी अहलिया और बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि सदर को ख़त लिखने के रेफरेंस को इस ग्राउंड पर ही मुस्तरद किया जाए कि शिकायत गुजार अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम हुए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले में से बाकी तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाए और यह करार दिया जाए कि काउंसिल का फैसला कानून और हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं और इसका दूसरे मामलात पर कोई असर या वज़न नहीं, और ये हुक्म दिया जाए कि मेरी दरख्वास्त की समाअत फुल कोर्ट करे
जो सुप्रीम कोर्ट के अहल जजेस पर मुश्तमिल हो। ये हिदायत दी जाए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को शाया नहीं किया जाए। अगर इसको शाया होना है तो फिर मेरी ये दरख्वास्त भी साथ शाया की जाए ताकि पढ़ने वालों को मुकम्मल तस्वीर का पता लगे। साथ ही झूठी शिकायत दायर करने पर वहीद बट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए और मेरी इस दरख्वास्त को मेरी पहली आईनी दरख्वास्त का हिस्सा समझा जाए। 3 दिन पहले खुद जस्टिस फाइज ईसा ने यह दरख्वास्त दायर की और अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जस्टिस फाइज ईसा के हक में दरख्वास्त सामने आई है, जिसमें जजेस की गैर कानूनी निगरानी पर सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी से। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। जब रेफरेंस मुस्तरद हो गया मगर उसका जो फैसला है जो कि चीफ जस्टिस ने लिखा उस पर ज़ाहिर एतराज़ उठा रहे हैं जस्टिस फाइज ईसा, फिर सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से एतराज़ उठाए गए जो आपकी पटिशन है। तो ये मामला कैसे हल हो, ये जो बहुत सारे एतराज़ात हैं इनको किस तरीके से अब इनसे निपटा जाए? ये बातें तो देखें ना, डिस्क्रिमिनेशन तो शुरू ही से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब प्लीड कर रहे हैं और वो उसमें जस्टिफाइड भी हैं कि वाकई यही एक केस है जो बड़ा पब्लिक हो रहा है, ना सिर्फ प्रो काजी फायज ईसा लोगों की तरफ से बल्कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो सुप्रीम कोर्ट के अहलकार हैं उनकी तरफ से भी सदारती कसर सदारत से भी ये सब लीकेज हो रही है। अगर इतनी सिक्रेसी है तो बाकी जो 18 रेफरेंसेस पेंडिंग हैं उनकी कार्रवाई हो रही है, उसकी तरह इसको क्यों नहीं सीगे राज में रखा जा रहा है। ये एक चीज़ है जो मेला फाइडी हाईलाइट करती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। और वो कोई फैसले वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब का फैसला पब्लिक हो गया। मगर साहब ये मामला ज़रा हल कैसे हो कि इख्तलाफात बेंच में आगे ना बढ़ें? बेंच और बार के दरमियान अब इख्तलाफात नज़र आ रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं, पटिशन्स आ रही हैं, मामला रिजॉल्व कैसे हो कि मज़ीद ख़राबी इस मामले में ना आए? देखें, जो एक राय आमा है लोगों की सिविल सोसाइटी में और जो बार रूम डिस्कशंस हैं, वो शाहजेब साहब इस बात पर आ रहे हैं कि जी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है एक नॉन डिक्लेरेशन का। देखें, करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है जस्टिस काजी फायज ईसा पर, एक नॉन डिक्लेरेशन का चार्ज है। उसको हाईलाइट करके लाना और फिर उनके माजी में फ़ैसलों को रिपोर्ट्स को जब लोग देखते हैं तो फिर हर एक के जहन में सवाल उभरता है क्या उस बात की सज़ा तो नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी भी बार एसोसिएशंस ने पिटिशन दाखिल की हैं उन सब में ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये बिल्कुल एक हमला है आज़ादी अदलिया पर। और लोग यही समझ रहे हैं कि जो अदलिया, अगर कल कोई आदमी सोच भी रहा था आज़ादी राय रखने की, जज उसको अगर काजी फायज ईसा के इशू पे ये लोग कामयाब हो गए तो वो भी बेचारा अपनी ज़बान बंद कर लेगा वो जज। तो ये मैं समझता हूँ है इस वक्त जुडिशरी बहुत अंडर सीवियर अटैक है। उसको इस वक्त सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, इस मुल्क के सियासतदानों को निकल के बचाना होगा। इस वक्त जुडिशरी को जुर्रतमंदाना फ़ैसला करना पड़ेगा। और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जस्टिस वेंकटारा मियाँ, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी शाहजेब। उन्होंने कहा ये आज़ाद अदलिया के उस सवाल जवाब पर उन्होंने कहा था कि इट इज़ इनर स्ट्रेंथ ऑफ अ जज विच एंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी। आज़ाद अदलिया के लिए जज के अंदर की जो हिम्मत है, जुर्रत है, वो गारंटी कर सकती, और कोई कानून, कोई आइन जो है वो उसको बचा नहीं सकता आज़ाद अदलिया को। तो अब ज़रूरत है इनर स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस टू प्रोटेक्ट दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार भी इसमें शामिल हो गया है। 6 पटिशन्स हो चुकी हैं। खुद फायज ईसा साहब ने भी दायर कर दी है, जिसकी तफसीलात भी हमने बताई जो उनके एतराज़ात हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। देखते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया?
ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.